इस भाग में हम पढ़ेंगे वर्ण विचार एवं अक्षरिक खंड। तो जैसा कि आपको ये शब्दों से ही मालूम हो रहा है, इसके अर्थ जो समझ सकते हैं वो जान जाएंगे कि वर्ण विचार, जहाँ पर हम वर्णों की जानकारी लेंगे हिंदी भाषा के अंतर्गत मौजूद। अभी तक हमने जो देवनागरी लिपि, बोलियों और भाषाओं के बारे में जाना है, आगे हम जानेंगे कि हिंदी भाषा में व्याकरण के अंतर्गत जो हमारे अक्षर हैं, ध्वनि है, व्यंजन है, स्वर है, उनके चिन्ह जो है वो उन सब की क्या भूमिका है। तो इस पाठ के अंतर्गत हम हिंदी व्याकरण से संबंधित यहाँ पर ये जानकारी लेने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर भाषा से संबंधित कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हों वर्ण कहलाते हैं। वर्ण किसे कहलाते हैं? जिसकी हम टुकड़े ना कर सकें, वो छोटी से छोटी इकाई, भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। जैसे एक शब्द है पीला, पीला शब्द के यदि टुकड़े किए जाएं तो वे होंगे पी और ला। अब यदि पी और ला के भी टुकड़े किए जाएं तो प और ई तथा ल और आ। अब यदि प, ई, ल और आ के भी हम टुकड़े करना चाहें तो ये संभव नहीं है। और यहाँ पर ही जहाँ संभव खत्म हो जाता है, चीज़ें असंभव हो जाती हैं, वहीं पर ये चीज़ें जो हैं वो क्या कहलाती हैं? वर्ण कहलाती हैं। क्योंकि वर्ण की परिभाषा ये थी कि छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो यहाँ पर आपको यही सब समझाया गया कि वर्ण क्या है, सबसे छोटी इकाई क्या है, भाषा है। भाषा में हमें शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और फिर उससे शब्दों से शब्द बनते हैं, अक्षर से शब्द बनते हैं, शब्दों से वाक्य बनते हैं, वाक्यों से हम बड़ी बड़ी बातें एक दूसरे को बोल पाते हैं। तो इसमें सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? एक अक्षर हो गया। तो वर्ण हो गया। वर्ण कौन होता है? वर्ण जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते। और इसका उदाहरण हमें इस तरीके से दिया गया कि हमारे पास एक पीला अक्षर हमें दिया गया कि अब हमें इसके टुकड़े करते हैं, कहाँ तक टुकड़े हो पाएंगे। हम ये उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास है, हमने ले लिया काला शब्द। अब यहाँ पर काला के टुकड़े करेंगे तो का और ला निकला। और अब इस का के टुकड़े करेंगे तो का और आ निकलेगा। ला के करेंगे तो ला और आ निकलेगा। पर अब हम क्या का के टुकड़े कर सकते हैं या आ के कर सकते हैं? तो ये संभव अब नहीं है। तो यहाँ इस शब्द से जितने इसके टुकड़े हो सकते थे वो हुए, लेकिन अब यहाँ पे ये संभव नहीं है। तो यहीं पे ये जो अक्षर हैं, जो ये अक्षर निकले हमारे, ये जो है अब हमारे वर्ण हो गए जिनके टुकड़े और नहीं किए जा सकते। तो ये थी हमारी बात यहाँ पर वर्ण को समझने की कि वर्ण क्या है। तो वर्ण क्या है? जिनके वो छोटी छोटी इकाई जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो अब यदि पी और ला के भी टुकड़े किए जाए तो पा और ई तथा ल और आ निकलते हैं। अब यदि प और ई, ल और आ के भी हम टुकड़े करना चाहें तो ये संभव नहीं है। अब एक बारीकी यहाँ पे ये भी समझने की है, जब पीला शब्द में हम पी शब्द का टुकड़े कर रहे थे तो पी के टुकड़े करने पर पा और ई निकला। ठीक है। अब पा जो है यहाँ पर हलंत के साथ है। इसकी क्या भूमिका है? कोई भी अक्षर जो है, कोई भी हिंदी में भाषा में व्याकरण में के नज़रिए से जब देखें तो कोई भी अक्षर जो है वो पूरा नहीं होता है। उसके साथ एक छोटा आ जो है, मान लीजिए मैं ये का लिखती हूँ तो उसके साथ एक छोटा स्वर जो है वो जुड़ा होता है। कौन सा? छोटा आ। जब मैं इसको अलग करके निकालूंगी तो का के नीचे हलंत लग जाएगा, जिसका अर्थ होता है कि का शब्द जो है यहाँ पर आधा है। तो का के अब टुकड़े नहीं हो सकते। अब अगर मैं यहाँ पर ये पा और ई निकलता तो यहाँ पर अभी भी पा के टुकड़े हो सकते थे, क्योंकि पा और फिर आ निकलता। तो पा के नीचे हलंत लगने का जो अर्थ है वो यही है कि पा जो है इसके नीचे हलंत लगा, ये स्वयं आधा है। अब इसके तो वैसे भी टुकड़े नहीं हो सकते। तो ये बारीकियां हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वालों के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। छोटी क्लास में इतनी बारीक जानकारी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए यहाँ पर ये और इन सब की भूमिका आप जब संधि विच्छेद पढ़ते हैं तब आपको ज़्यादा बेहतरीन तरीके से दिखाई जाती है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या बात बताई जा रही है।
कि ये ध्वनियाँ दो ही प्रकार की होती हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वर और व्यंजन को हमने पिछले भाग में भी पढ़ा है, आगे भी हम इसकी एक बहुत अच्छी भूमिका देखेंगे और इसके बारे में बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से जानेंगे कि स्वर और व्यंजन और भी कैसी भूमिका निभाते हैं। वर्णों के मेल से शब्द बनता है। अब जो वर्ण है हमारे, जब ये इनका मेल होता है, इससे हमारे शब्द बनते हैं, शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं और वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। ये तो हम सभी जानते हैं। का से ये एक अक्षर है, ये एक अक्षर है हमारे पास, तो इस का से एक शब्द बनेगा और शब्द से वाक्य बनेगा, वाक्य से हमारे पास पूरा का पूरा एक भाषा तैयार हो जाती है। तो यही है जो नियम है कि वर्ण है, वर्णों से अक्षर बनेंगे, अक्षर से फिर उसके बाद आप देखते हैं नियम यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि वर्णों के मेल से शब्द बनता है और शब्द से हमारे वाक्य बनेंगे, वाक्यों से हमारी भाषा बनेगी। वर्ण ही भाषा का मूल आधार है। जाहिर सी बात है, भाषा में अगर हमारे वर्ण है, हमारे अक्षर है, वही नहीं होंगे तो हमारे वाक्य कैसे बनेंगे और वाक्यों से हमारी भाषा कैसे तैयार होगी बिना वाक्यों के। तो वर्ण ही जो है हमारा वो आधार है। तो हिंदी में वर्णों की जो संख्या है वो कितनी है, वो 44 है। ये मुख्य बात है ध्यान रखने वाली कि हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है, वो है 44। मुंह से उच्चरित यानी उच्चारण यानी निकलने वाली जो ध्वनियां हैं और लिखे जाने वाली लिपि चिन्हों को, वर्णों को दो भागों में बांटा जाता है, स्वर में और व्यंजन में। अब स्वर क्या होते हैं? जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बोले जा सकते हैं वो स्वर कहलाते हैं। यानी अभी हमने आपको यहाँ पर बताया कि का जो है, जब तक इसके नीचे हलंत नहीं लगा, ये इसका मतलब होता है कि ये पूरा है जब का इस तरीके से लिखे जाए, लेकिन जब इसके नीचे इस तरीके से हलंत लग जाए तो ये अधूरा है और पूरा होने पर ये इसके साथ आ जुड़ा होता है। तो अब आ को बोलने के लिए हमें किसी संपूर्णता की जरूरत नहीं कि इसके साथ एक और आ लगे या ई लगे, कुछ भी तो स्वर जो है वो संपूर्ण होते हैं, व्यंजन अधूरे होते हैं, क्योंकि व्यंजन जो है वो बिना स्वर के नहीं एग्जिस्ट करते हैं। तो इस तरीके से आप स्वर की परिभाषा देखेंगे कि जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण स्वर की सहायता के बोले जा सकते हैं वो स्वर कहलाते हैं। छोटा आ है, बड़ा आ है, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए ओ और आओ, ये सारे हमारे क्या हैं? हमारे स्वर हैं। ये आगे बढ़ते हैं। ये सभी ध्वनियाँ ऐसी हैं जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरी ध्वनि के ही किया जाता है। अब जो स्वर हैं हमारे, उनको किसी और के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती है कि हम छोटा आ बोल रहे हैं तो हमें इसके साथ छोटा आ और भी जुड़ा रहेगा, इसके नीचे ये अधूरा होने पे हलंत नहीं लगता है स्वर व्यंजनों की तरह। तो इसलिए ये इनकी जो परिभाषा है वो एकदम इनकी जो भूमिका है वो दिखा रहे हैं, या इनका जो अस्तित्व है वो ये दिखा रहे हैं कि जो स्वर होते हैं वो किसी के साथ जुड़कर अपनी भूमिका तैयार नहीं करते या अपना उनका अस्तित्व नहीं होता, वो अकेले ही अपनी भूमिका बनाते हैं। तो इनका जो उच्चारण है वो बिना किसी दूसरे ध्वनि के ही उच्चारित किया जा सकता है। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ये सारे मूल स्वर हैं, ये ह्रस्व स्वर हैं क्योंकि इनके उच्चारण में दीर्घ स्वरों से कम समय लगता है। ये ह्रस्व हैं, यानी छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, जितने छोटे स्वर हैं वो सारे क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर होते हैं। यहाँ पर हम जो इन्हें बोल रहे हैं आप देखेंगे कि दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर जो हम पढ़ते हैं, कई बार आपने व्याकरण में पढ़ा होगा। इसकी बेहतरीन जानकारी लेने के लिए, इसी के लिए हम आपको सीक्वेंस से ये व्याकरण सीरीज आपको दे रहे हैं जिससे कि हर एक चीज़ आप समझ पाएँ। ये ध्वनियाँ क्या होती हैं? सबसे पहला पॉइंट कि ये बिना किसी दूसरी ध्वनि के बोला जा सकता है। दूसरा, जितनी भी छोटी ध्वनियाँ होती हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ये सारे क्या होते हैं? मूल स्वर होते हैं। इनसे ही जो है और स्वर बनते हैं। यानी जो बड़े स्वर हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, ये तो छोटे के साथ मिलकर ही बड़ा बन रहे हैं। तो छोटे जितने भी हैं, छोटे स्वर जो हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, यही बेसिक स्वर हैं, यही एक्चुअल चीज़ें हैं जिनसे और चीज़ें आगे बन रही हैं। तो सारे मूल स्वर क्या है? यही हैं। यानी आप इन्हीं को आप राजा समझें, जो भी है यही हैं, इन्हीं से चीज़ें आगे बन रही हैं। तो ये मूल स्वर है।
ये जो है ये मूल स्वर है, ये ह्रस्व है, क्योंकि ये छोटे स्वर हैं तो छोटी चीज़ों के लिए समय कम लगेगा, बड़ी चीज़ों के लिए ज़्यादा समय लगेगा। तो छोटी चीज़ों के लिए जो समय कम लग रहा है तो ह्रस्व स्वर हो गए, क्योंकि इनके उच्चारण में दीर्घ स्वरों से कम समय लगता है। री का हिंदी में शुद्ध प्रयोग नहीं होने के कारण री यानी र और छोटी ई के उच्चारण के रूप में प्रयुक्त होने लगा है। केवल ऋतु, ऋषि, ऋण आदि कुछ शब्दों के लेखन में ही इसका प्रयोग मिलता है। यानी री से जो बनने वाले शब्द हैं, इस री से बनने वाले जो शब्द हैं वो कुछ ही दिखते हैं हमें, ऋतु, ऋषि, ऋण, यही कुछ शब्द हैं जो लेखन में प्रयोग किए जाते हैं और इसका उच्चारण जो है वो री र जमा ई से बना है। तो री की ये भूमिका है हमारे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत। आगे देखते हैं स्वर के भेद, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। अभी हमने ह्रस्व स्वरों के बारे में पढ़ा, जो छोटे स्वर हैं जितने भी, क्योंकि उन्हें बोलने में कम वक्त लगता है तो वो ह्रस्व स्वर है, और दीर्घ तो जिनमें लंबा समय लग ही रहा है। और ह्रस्व स्वर जो है वही मूल स्वर होते हैं, क्योंकि इन्हीं से बड़े स्वर भी बन रहे हैं। तो छोटे स्वरों की एग्जिस्टेंस ही जरूरी है, क्योंकि वही मेन है। तो स्वर के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, एक है ह्रस्व, दूसरा दीर्घ। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है, यानी उनके मुकाबले में, दीर्घ स्वरों के मुकाबले में अपेक्षाकृत यानी उनके कंपैरिजन में कम समय लगता है, वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये कौन है? ये 3 है, अ, छोटी ई, छोटा उ और री। दीर्घ स्वर क्या है? जिनके स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों से दुगना समय लगता है, ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये 7 हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, बड़ा ए, छोटा ए, बड़ा ए, ओ और औ। तो याद रखें कि ह्रस्व स्वर यही 4 हैं और ये जो दीर्घ स्वर हैं वो ये 7 हैं। तो आप यहाँ पर कोई ट्रिक नहीं यूज़ कर सकते, ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान लगाएंगे तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो जो ह्रस्व स्वर हैं वो ये 3 हैं और जो दीर्घ स्वर हैं वो ये 7 हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में दुगना समय लगता है। अंग्रेजी के अ स्वर का भी प्रयोग जो है हिंदी में होने लगा है, जैसे डॉक्टर, कॉलेज। तो ये अभी हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो स्वर है, व्यंजन है, जो वर्ण है और जो इनके चिन्ह है, इनकी कैसे कैसे भूमिका आगे बढ़ते जाएगी वो आप समझते जाएंगे। अब हम यहाँ पर व्यंजनों की बात करेंगे। अभी तक हमने स्वर की बात की, ये 2 हैं, ह्रस्व है, दीर्घ है। ह्रस्व कौन से होते हैं? और इनमें ये 4 हैं। दीर्घ क्या होते हैं? और इनमें ये 7 हैं। और अ का भी प्रयोग हुआ है, जो भी एक ये भी स्वर है और ये अंग्रेजी में से लिया गया, हिंदी में है और इसके प्रयोग इस तरीके से होते हैं। अब हम बात करेंगे व्यंजनों की। व्यंजन जो है वो क्या है सभी जानते हैं, लेकिन इसकी बारीक जानकारी लेना अब यहाँ से हम शुरू करेंगे। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। मूल रूप से व्यंजन जो है वो स्वर रहित होते हैं, यानी जो असली व्यंजन है वो स्वर के बिना होते हैं। कैसे? आपको बताते हैं। यहाँ पर हम क, ख, ग, ग, घ, च, छ, ज, झ, ये अगर मैं इनके नीचे हलंत लगाती हूँ तो ये स्वर जो है अपने मूल रूप में है, क्योंकि जो ये व्यंजन जो है वो अपने मूल रूप में है। व्यंजन जो है यहाँ पर अपने मूल रूप में है, क्योंकि व्यंजन जो है वो हमेशा अधूरे होते हैं। ये जब हम इनको इस तरीके से लिखते हैं का, खा, बिना हलंत के, तो इसका मतलब होता है कि इनके साथ एक स्वर जुड़ा है, यानी क जमा आ, खा हलंत के साथ नीचे और फिर आ। तो जो हम पढ़ते हैं वो व्यंजन के साथ होते हैं और जो स्वर के साथ होते हैं। ये व्यंजन है, ये स्वर है और ये अधूरे हैं, और जब इनके साथ ये आ जुड़ जाता है और बिना हलंत के हम जब लिखते हैं तो वो इस तरीके से होते हैं। तो जो मूल रूप है व्यंजन का वो हलंत के साथ होता है और वो अधूरे ही होते हैं जो इस तरीके से लिखे हुए हैं। तो इसकी परिभाषा यहीं से तैयार हो जाती है। क्या तैयार होती है? कि व्यंजन जो है वो क्या है? जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। स्वरों की सहायता से, मैंने का बोला तो इसका मतलब ये इस तरीके से जुड़ा है, तभी मैं ये बोल रही हूँ।
जो वर्ण जो है स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। मूल रूप से व्यंजन जो है वो स्वर रहित होते हैं। जब मैं यूं लिखूं तो ये मूल रूप में है अपने, और ये स्वर रहित है यानी स्वर के बिना है, यानी यहाँ पर वो छोटा आ जो है नहीं जुड़ा है। तो ये व्यंजन की परिभाषा हो गई यहाँ पर। आपको मुझे लगता है कि ये बात समझ में आ गई होगी यहाँ पर कि व्यंजन क्या होते हैं। व्यंजन क्या होते हैं? जो अपने मूल रूप में इस तरीके से होते हैं, और वो वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो व्यंजन होते हैं। व्यंजन के उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली जो सांस है वो मुख से किसी अवयव यानी उच्चारण स्थान से बाधित होती है। जब हम किसी वर्ण का उच्चारण बाधित होती है कैसे? अब मैं जो का ऐसा है हलंत के साथ, इसको यूं बोलूंगी तो इसको बोला जाता है कै। तो वो थोड़ा आप देखेंगे कि मुंह में जब हम इस मुंह के द्वारा जब इसका उच्चारण किया जाता है तो आपको मुख के पिछले भाग को दबाते हुए आगे से इसका उच्चारण करना पड़ता है कै। और जब आप इस का को बोलते हैं तो आप पूरा मुंह खोल के बिना किसी बाधा के का बोल पाते हैं। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि व्यंजन के उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली जो सांस है मुख के किसी अवयव यानी उच्चारण स्थान से बाधित होती है। थोड़ा सा इसमें ठहराव लाते हुए बाधा लाते हुए इसको बोलना पड़ता है जो अपने मूल रूप में होती है। तो ये इसकी बात की जा रही है। जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो वह किसी स्वर की सहायता से ही उच्चरित होता है। जैसे पा का उच्चारण करने पर प और आ की सहायता से उच्चरित होता है। हल चिन्ह यानी ये जो हलंत चिन्ह की बात की जा रही है, हलंत ये जो ऐसे लग जाता है तिरछा होकर, व्यंजन के स्वर रहित होने का परिचायक है। यानी कि व्यंजन के अगर मैंने का लिखा और ऐसे हलंत लगाया यानी ये स्वर रहित है, यानी ये स्वर के बिना है। यहाँ पर ये इसका परिचायक है, परिचय देता है। स्वर रहित व्यंजन के साथ हल्का चिन्ह लगाया जाता है या फिर खड़ी पाई वाले व्यंजन चिन्हों की खड़ी पाई हटा दी जाती है, उसके अर्ध रूप का प्रयोग किया जाता है। जैसे अपराहन, पाठ्य, विद्या, पट्टा आदि। जब शब्द आधे होते हैं तो उनके नीचे ऐसे हलंत लग जाता है, इसका मतलब वो आधे हैं। अब हिंदी व्यंजन जो निम्न अनुसार है, जो मूल रूप में ऐसे ही होते हैं जिनके नीचे हलंत लगा, क्योंकि इनमें अब स्वर नहीं है। जो हम पूरे व्यंजनों का प्रयोग करते हैं तो उसके साथ स्वर जुड़े होते हैं। स्वर युक्त व्यंजन का और व उनका वर्गीकरण। अब यहाँ पर उनको दिखाया जाएगा किस तरीके से स्वर के साथ जुड़े हुए व्यंजन जो होते हैं और उनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है। यहाँ पर उच्चारण सहित उच्चारण के आधार पर बात की जा रही है। वर्ग है और ये व्यंजन है, उच्चारण स्थान है, नाम और ध्वनि है। अब यहाँ पे का वर्ग की बात हो रही है, यानी का खा ग घ इन सब की बात की जाएगी जहाँ जिन पंक्तियों में ये आते हैं। चा छा जा झा जहाँ पे ये चा से संबंधित सारे वर्ण आएंगे। तो आप देखेंगे का वर्ग की बात हो रही है, तो अगर आपसे का वर्ग बोला जाए, चा वर्ग बोला जाए, टा वर्ग बोला जाए या फिर ता या फिर पा वर्ग बोला जाए तो आप इनको इस तरीके से पहचान जाए कि इस की शुरुआत होने वाले शब्दों से इनकी पहचान के नाम रखे गए हैं। तो का वर्ग यानी अ क ख ग घ न च तथा विसर्ग ह, ये क्या है? कंठ से बोले जाते हैं। आप इसे महसूस करें, आपके गले से होते हुए निकलता है, इसलिए इसको कंठे नाम ध्वनि से बोला जाता है। इसलिए कंठे जो वर्ण होते हैं वो बोले जाते हैं। चा वर्ग ई च छ ज झ य श, ये इनको स्वरों को अलग से इसलिए दिखाया जाएगा इनके उच्चारण के अनुसार से। इस वजह से यहाँ पे आपको कुछ व्यंजन जो स्वर है वो भी आपको ऐड दिखेंगे। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो उच्चारण स्थान है उसकी जानकारी देने के लिए भी आपको ये जो स्वर है उनको यहाँ पर लिख दिया गया है, तो इसलिए कंफ्यूज ना हो। का वर्ग का मतलब होता है का से हो आगे, और चा का मतलब होता है चा से आगे वाले। टा का टा से यहाँ पे शुरू है, ता से, पा से यहाँ पे है। तो ये इसका मतलब ये हो गया। तो वर्ग तो है का वर्ग, और आ और बड़ा आ इसलिए इस्तेमाल किया गया यहाँ पर क्योंकि ये भी कंठ से निकलने वाले अक्षर हैं। चा छा जा जा जो है ये तालु से, जब आप चा बोलेंगे तो आपकी जीभ ऊपर तालु पर जुड़ जाती है, इसलिए इसको तालु
उच्चारण स्थान इसका माना गया और तालव्य से नाम से इसको बुलाया जाता है। टा बोलेंगे जब आप, टा जब आप बोलेंगे आप देखेंगे टा ठा, आगे से जीभ आपकी पॉइंट से मुड़ती है और शेप लेते हुए फिर इसका उच्चारण करती है, तो मूर्धा, मूर्धन्य बोलते हैं। ता था, आप देखेंगे आपकी जीभ जो है ऊपर के दांतों के पिछले भाग में जुड़ते हुए बोल रही है। ता था दा, धीरे धीरे उच्चारण करें तो आपको समझ में आएगा। ऊपर के दांत जो है उसके पिछले भाग में जीभ जुड़ती है और दांतों से जुड़ते हुए ये शब्द निकलते हैं। त थ द ध न ल सा, तो इसलिए दांत और दंते। पा वर्ग है तो पा वर्ग के आप देखेंगे कि पा फा बा भा मा, आप देखेंगे पा जब मैंने बोला या आप बोल रहे हैं, आप एक बार बोले धीरे से, तो आप देखेंगे आपके दोनों होंठ आपस में जुड़ते हुए इसका उच्चारण कर पा रहे हैं, तो इसलिए ओष्ठ और ओष्ठे इसका नाम हो गया। अब यहाँ पे अलग से जो ये दिए हैं इनके भी आप उच्चारण स्थान देखेंगे। ए ये कंठ व तालु, कंठे तालव्य, इन दोनों के जोड़ से निकल रहे हैं। ए आप देखेंगे जीभ का बीच का भाग तालु में जुड़ रहा है, तो इसलिए कंठ व तालु से जुड़ते हुए निकल रहा है। व दांत और ओष्ठ से मिलकर, ओ और औ, कंठ और ओष्ठ, पीछे गले से आप ये उच्चारण निकलते हुए आपके होंठ जो एक शेप लेते हुए इस शब्द को निकाल रहे हैं, तो इसलिए कंठोष्ठ है ये। तो इसलिए यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये पूरी टेबल को आप बेहतरीन तरीके से पढ़ें, समझें, बार बार देखें। 4-5 बार की प्रैक्टिस में आपको ये चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएंगी और आपको एक बहुत बड़ा हेल्प करेंगी। आपको इससे संबंधित कोई प्रश्न मिलेगा बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। तो आप एक बार ध्यान से बैठ के पढ़ें और जो इनका उच्चारण स्थान है आप अपने मुख से निकलने वाले उच्चारण होने के समय को इसको ध्यान में रखें, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि इनके नाम किस बेसिस पे रखे गए हैं। उच्चारण स्थान इनका आप चेक करें तो आपको याद हो जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं और आगे की जानकारी लेते हुए देखते हैं कि आगे हमें क्या बताया जा रहा है। आगे बताया जा रहा है नासिक्य व्यंजन, न, या, न, म। ये नासिक्य है जो नाक से निकलती है। इनका उच्चारण नासिका के साथ क्रमशः कंठ, तालु, मूर्धा, दांत तथा ओष्ठ के स्पर्श से होता है तथा इन्हें इसीलिए नासिक्य व्यंजन कहते हैं। अब देखेंगे ञ, न, ण, न, ये आप जब बोलेंगे तो आपके नाक का इस्तेमाल कहीं ना कहीं हो रहा है, तो आप इसको याद रखने के लिए नासिक्य व्यंजन, क्योंकि हमारे नाक से इसका उच्चारण कहीं ना कहीं जुड़ते हुए निकल रहा है। बाकी आप कंठ, तालु, मूर्धा इसको याद कर सकते हैं कि इनके भी स्पर्श का इस्तेमाल होते हुए हमारे मुख से निकल रहे हैं, इसलिए ये नासिक व्यंजन है, नासिक्य व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, या, रा, ला, वा, अंतस्थ व्यंजन है ये हमारे। ऊष्म व्यंजन, श, श, स, ह, आप देखेंगे एक घर्षण हो रहा है। आगे हमारी जीभ का जो पॉइंट है वो एक शेप लेते हुए श, मुख से एक हवा का प्रेशर है जिसके बनाने पर ही ये शब्द निकलते हैं। तो देखते हैं इन वर्णों का उच्चारण स्थान के साथ प्रश्वास वायु यानी छोड़ने वाली सांस, श, यानी आप देखेंगे आगे की जीभ थोड़ा सा शेप लेते हुए पीछे कंठ से एक हवा आपके मुख से बाहर निकलती, श, श, स, ह। हा जब आप बोलते हैं आप देखेंगे आपके गले से एक जो हवा है वो एक शेप लेते हुए एक उच्चारण करते हुए एक वर्ण का निकल रही है। तो ये सब घर्षण से होता है जो कि प्रश्वास वायु यानी छोड़ने वाली सांस के घर्षण से निकलता है, इसलिए इसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। हमारी जीभ श का उच्चारण करते समय तालु से, श का उच्चारण करते समय मूर्धा से तथा सा का उच्चारण करते समय दांतों के घर्षण से निकलती है। इसलिए ये सारे क्या हैं हमारे, ये हमारे हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म आप देखेंगे कि यहाँ पर एक स्पेशल अफेक्ट के साथ एक हवा के साथ, जिस तरीके से आपने कई बार देखा विसल करते वक्त जिस तरीके से हवा घर्षण से निकलती है और एक तेज आवाज़ में एक सुर में निकलती है तो वो सीटी सी बज जाती है, उसी तरीके से ये शब्द है जो एक हवा के प्रभाव से हमारे मुख से निकल रही है, इसलिए इसका नाम ऊष्म व्यंजन हो गया है। ठीक है, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको एक प्रयोग के माध्यम से समझ पाएंगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आगे हमें कौन से अक्षरों की जानकारी मिल रही है।
संयुक्त अक्षरों की बात होगी अब यहाँ पर। संयुक्त अक्षर जैसा कि शब्द ही है संयुक्त अक्षर, संयुक्त यानी जुड़े हुए। तो अब यहाँ पे जो संयुक्त अक्षर है हमारे हिंदी भाषा व्याकरण के अंतर्गत, उनकी बात होगी। क्ष, त्र, ज्ञ या फिर श्र, ये जो कुछ संयुक्त व्यंजन है इनकी यहाँ पर बात होगी। इनका विस्तार अथवा आक्षरिक खंड निम्न प्रकार से। आक्षरिक यानी अक्षरों का खंड, अक्षरों का खंड, अक्षरिक यानी अक्षरों का खंड। तो यहाँ पर हम देखेंगे अक्षरों का खंड की क्यों जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये संयुक्त अक्षर है, यानी ये दो अक्षरों से मिलकर बने हैं। तो जब दो अक्षरों से बने हैं तो कौन कौन से अक्षरों से बने हैं, जब हम इन अक्षरों को तोड़ेंगे, इसका खंड करेंगे, तभी हमें पता लगेगा। इसलिए यहाँ पर हमें अक्षरिक खंडों की जरूरत पड़ेगी। और इनका सीखना इसलिए भी जरूरी क्योंकि जब आप संधि सीखेंगे तो इसमें आपको इसकी बहुत हेल्प मिलेगी। इसीलिए व्याकरण का सीक्वेंस में सीखना बहुत जरूरी है। जब आप इसको यहीं सीख जाएंगे तो जब आप संधि सीखेंगे तो आपको लगेगा संधि बहुत इजी है। तो इसलिए संयुक्त अक्षर की बारी अब आती है। यहाँ पे हमारे पास अक्षर है क्ष, जो कि बना है क और श से और आ से। अब ये दोनों व्यंजन हैं और व्यंजन तो अधूरे होते हैं क्योंकि वो फिर वो उसके साथ स्वर से जुड़ते हैं, तब जाके वो एक पूरे अक्षर बनते हैं। तो हमारा क्ष जो है किससे बना है, क श। और क्योंकि ये दोनों अधूरे हैं, इसको पूरा करने के लिए इसके साथ एक स्वर जुड़ा है। तो ये इसका निर्माण इस तरीके से हुआ है। तो ये हमारा क्या हो गया, इसी के लिए हो गया, क्या हो गया, ये संयुक्त अक्षर हो गया क्योंकि ये का से जुड़ा है, शा से जुड़ा है, फिर एक स्वर जुड़ा है, तब जाके एक श का निर्माण हुआ है। अब आती है त्रा की बारी। त्रा किससे बना है, त्र, त, र, ता और र की का उच्चारण सुनाई दे रहा है हमें, त, ये आधा होगा, र, ये आधा होगा। अब इनको पूरा करने के लिए इसके साथ एक अ जुड़ा है, तब जाके इस त्रा का निर्माण हुआ है। आगे बढ़ते हैं, ज्ञ। ज्ञ का निर्माण किससे हुआ है, ज और या। अब ये दोनों अधूरे हैं, इनको पूरा करने के लिए एक आ भी जुड़ा है, तब जाके ये ज्ञा बना है, ज्ञा। तो इसलिए यहाँ पर ये संयुक्त अक्षर होंगे क्योंकि ये दो व्यंजन और एक स्वर से मिलकर बना है। तो संयुक्त अक्षर नेक्स्ट है श्र। अब ये श्र किससे बना है, श्र, श और र का उच्चारण होते हुए सुनाई दे रहा हमें, श र। अब क्योंकि ये दोनों अधूरे हैं तो इसके साथ एक स्वर जुड़ा है, तब जाके ये संयुक्त अक्षर तैयार हुआ हमारा श्र। तो ये इसलिए संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। इनका नाम ही नहीं पड़ा है, इनकी भूमिका ही ऐसी है जिसकी वजह से इनका नाम ऐसा पड़ा है। सबके अंदर ऐसी खूबी है जिसकी वजह से इनके ऐसे ऐसे नाम बने हैं और उन्हीं खूबियों को आपको बार बार प्रैक्टिस करके पहचानना है, जिससे कि आप इनके नाम को याद ना करें, रट्टे ना मारे, आपको इसकी समझ ही हो जाए सीधा। तो संयुक्त अक्षर क्यों है, क्योंकि ये इन सारे अक्षरों से मिलकर बने हैं। तो हिंदी में ज्ञा का जो उच्चारण है वो ज्ञा होता है। ये जो है इसका उच्चारण अब आपको यहाँ पे एक बेहतरीन जानकारी दी जा रही है कि हिंदी में जो ये ज्ञा है इसका उच्चारण तो ज्ञा की तरह होता है, इसलिए इसका विस्तार जो है ग, य और की तरह भी अब होने लगा है। तो ये एक विशेष जानकारी आपको यहाँ पे दी गई है कि हिंदी व्याकरण में जब वर्णमाला में आप ये वर्ण देखते हैं तो इसको ज्ञा बोला जाता है, लेकिन आप देखेंगे संयुक्त अक्षर में जा और इया से मिलता हुआ जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब जो है इसमें ये नया जुड़ाव हो गया है क्योंकि इसका उच्चारण ज्ञा की तरह होता है। तो इस संयुक्त अक्षर की बनावट कैसे हुई है, अब ग, य और आ, क्योंकि इनको पूरा करना है क्योंकि ये अधूरे हैं। तो ग और य, ज्ञा, हम इसका उच्चारण करें तो ग, य, ज्ञा। तो अब आप देखेंगे गा से, या से और आ से मिलकर ये बना है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने देखा कि हमारे हिंदी भाषा में स्वर है, व्यंजन है और फिर
उसके बाद हमने पढ़े नासिक के व्यंजन, उसके बाद हमने पढ़ा अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्ताक्षर और ये कैसे कैसे बने हैं, इनको ये सब क्यों कहा जाता है, इन सब के बारे में हमने पढ़ा है। और होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये चीज़ें सारी समझ में आ गई हैं, आपको लगता है कि आपको एक बेहतरीन एक लेक्चर यहाँ पर मिला है जिससे कि आपको हिंदी व्याकरण समझने में हेल्प हुई है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और एक